नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। सीएम सम्राट का ऐलान, जनता का काम 30 दिन में नहीं हुआ तो 31वें दिन कोई बचा नहीं पाएगा। बिहार में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति लागू, बीमार और दिव्यांगों को मिलेगी पहली प्राथमिकता। पीएमसीएच के पूर्व प्रचार पर होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्री निशांत बोले, मेरा फोन भी नहीं उठाया। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पटना में निकाला गया कैंडल मार्च और ऋषिशुर मामले में सरकार पर तेजस्वी यादव ने जमकर साधा निशाना। आपका काम जो 30 दिन में नहीं करेगा उसको 31वें दिन निलंबित होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सख्त लहजे में चिताया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर पहुंचे और मौका था पंचायत विकास दिवस का। इस कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर अफसर 30 दिनों में जनता का काम पूरा नहीं करेंगे तो कोई भी आगे उन्हें बचा नहीं पाएगा। बिहार के गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए रविवार को मुंगेर का टेटिया बम्बर एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना। जगन्नाथ उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे राज्य के लिए महत्वाकांक्षी पंचायत विकास दिवस और जन सहयोग शिविर अभियान का शंखनाद किया। उन्होंने करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देते हुए बिहार को अग्रणी राज्य बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर कड़ा प्रहार करते हुए सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर जनता के काम को 30 दिनों के भीतर निष्पादित नहीं किया गया तो दोषी पदाधिकारी को 31वें दिन सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर पर की जा रही है। घोषणा के मुताबिक अब हर महीने के आखिरी रविवार को राज्य के सभी 8.5 हजार पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनेगा। इसमें सांसद, विधायक और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि एक साथ बैठकर गरीबी मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन जैसे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। 17वें वित्त आयोग के माध्यम से बिहार की पंचायतों का बजट 20,000 करोड़ से बढ़ाकर 52,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी अभियान से बिहार को 70,000 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। बिजली क्षेत्र में नई बहार की नीति, सोलर पैनल से 125 यूनिट से अधिक उत्पादन करने वाले गरीबों के खाते में सरकार सीधे पैसे भेजेगी। महिला सशक्तिकरण के तहत जीविका दीदियों को गौपालन के लिए मुफ्त गाय दी जाएगी और दूध सरकार खुद खरीदेगी। भाषण के अंत में उन्होंने तारापुर की जनता का आभार जताया और स्थानीय अंगिका लहजे में पूछा, तो ये सब ठीक छो ना की? तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पर मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। 3,52,000 लोगों के आवेदन निष्पादित किए गए। लगभग 90% से अधिक लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया और 10 दिन में, जिस दिन आवेदन देते हैं, पहला 10 दिन में मात्र 9,000 लोगों को मेरे कार्यालय से नोटिस दिया गया। दूसरा नोटिस 350 लोगों को 20 दिन के बाद 21वें दिन देना पड़ा और एक आदमी मिला पूरे बिहार में जिसने हिम्मत जुटाकर एक नोटिस जारी किया। तीसरा जो 25 दिन के बाद हमको नोटिस देना है, वैसा एक पदाधिकारी पूरे बिहार में मिला। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, आपका काम जो 30 दिन में नहीं करेगा उसको 31वें दिन निलंबित होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये व्यवस्था है साथी। इसलिए भी मैंने किया है कि मैं स्वयं भी विधायक हूं। यहाँ सांसद जी बैठे हैं, दो हमारे माननीय विधायक बैठे हैं, विधान परिषद के सदस्य बैठे, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो इसकी चिंता करने का काम कर रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक बेहद ही राहत भरी खबर सामने आई है। पूरे राज्य में अब बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार इस नई नीति के आने से अब शिक्षकों को अपने मनपसंद तबादले के लिए जिला मुख्यालय या राज्य मुख्यालय पटना के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें शिक्षक अब घर बैठे ही सीधे ऑनलाइन आवेदन देकर अपने ट्रांसफर का दावा मजबूत कर सकेंगे। इस नीति में सबसे बड़ी राहत उन शिक्षकों को दी गई है जो लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस नई नियमावली के तहत ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 7 अलग अलग कैटेगरी के निर्धारित की गई है। इन श्रेणियों में गंभीर बीमारी से पीड़ित, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा में म्यूचुअल स्थानांतरण, सामान्य स्थानांतरण को शामिल किया गया है। विभाग इसके लिए बाकायदा एक पॉइंट सिस्टम तैयार की है। श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर, डायलिसिस, मेजर न्यूरो सर्जरी और लकवा मारने जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को रखा गया है, ताकि उन्हें इलाज के अनुकूल नज़दीक में तैनाती मिल सके। अब शिक्षकों का हस्तांतरण प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही सामान्य रूप से किया जा सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार विशेष परिस्थितियों में जैसे गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के मामले में इस न्यूनतम समय सीमा से पहले भी विचार किया जाना संभव है। म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले दोनों शिक्षकों की संयुक्त सहमति के साथ साथ दोनों का समान संवर्ग या श्रेणी और विषय भी एक समान होना अनिवार्य किया गया है। भागलपुर के शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि सभी दावा संबंधी प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा और अंतिम आदेश सीधे पटना मुख्यालय के स्तर से जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से जानकारी दी है कि निरीक्षण के दिन उन्होंने खुद भी नरेंद्र प्रताप सिंह को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। अब शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह मामले में कहा कि उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन का आदेश दे दिया है। कमेटी के समक्ष वे अपनी बात रखेंगे, उससे मुताबिक ही कार्रवाई होगी। निशांत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट और बिना बताए कार्य से अनुपस्थित रहने वाले पर कार्रवाई होगी। यह विभाग की स्पष्ट नीति है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे आगे भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे। शनिवार को विभाग में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि अस्पतालों में अनियमितता नहीं रहे, सब ढंग से काम चले। निशांत ने कहा कि 23 जून को वो पीएमसी में निरीक्षण के लिए गए थे, वहां प्राचार्य अनुपस्थित थे, उनको खबर भी नहीं किया गया। मैं वहां आने वाला हूं, उनको मालूम था कि वे नहीं आए, किसी को बताया भी नहीं और नहीं आए। 22 जून की शाम 7 बजे अधीक्षक ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं रहूंगा। अधीक्षक ने यह भी कहा था कि स्वागत भाषण प्राचार्य देंगे और धन्यवाद ज्ञापन अधीक्षक खुद करेंगे। इस पर उन्होंने सहमति भी दी, फिर भी वो नहीं थे। मैंने फोन किया, तब भी फोन नहीं उठाए। उस तरह से उन पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग को पीएमसी के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह के सरकारी अंगरक्षक संजीत ने बताया कि 23 जून को वो निजी क्लिनिक में 11 बजे से मरीज देख रहे थे। विभाग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व प्राचार्य के निजी क्लिनिक में उपस्थित रहने के बारे में उनके अंगरक्षक ने जानकारी दी। अंगरक्षक ने बताया कि जब स्वास्थ्य मंत्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित थे, तब वे पूर्व प्राचार्य के साथ ड्यूटी पर थे। डॉक्टर साहब ने उस 20 मरीजों का क्लिनिक पर इलाज किया। बता दें, बिहार के पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के प्राचार्य पद से हटाए जाने के बाद डॉक्टर एनपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को एक तरफा और तानाशाहीपूर्ण बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप शाही ने आरोप लगाया कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि वह वर्ष 1988 से पीएमसीएच से जुड़े हैं और इतने लंबे सेवा काल के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली वरिष्ठ चिकित्सकों के समान के अनुरूप नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह ने दावा किया कि कुछ लोग उनके खिलाफ साक्ष्य गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उनकी बात सुनने से बच रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अपने ऊपर निजी प्रैक्टिस और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, हाल ही में वो दुर्घटना में झुलस गए थे, जिसकी जानकारी और तस्वीरें उन्होंने स्वास्थ्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी थी। उन्होंने कहा, दुर्घटना की पूर्व सूचना देना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा था कि उनका घर और क्लिनिक एक ही परिसर में है। यदि आसपास के मरीज इलाज के लिए उनके घर पहुंचते हैं तो चिकित्सक होने के नाते उसका उपचार करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने तथा तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष
जांच कराने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हिंदू पुत्र संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पटना के कारगिल चौक पर कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मामले की न्यायिक और सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना के कारगिल चौक पर हिंदू पुत्र संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने भारत भूषण तिवारी की मौत के मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संगठन ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। संगठन के अध्यक्ष नागेश सम्राट ने आरोप लगाया कि भारत भूषण तिवारी गरीब, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोगों की आवाज़ उठाते थे तथा क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। साथ ही मामले की न्यायिक जांच और सीबीआई कराने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पर भी राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दीप जला करके हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि भारत भूषण तिवारी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो निर्ममता से उनकी हत्या की गई है, इसके लिए सुदृढ़ किया गया है जो जांच, इस जांच को अविलंब तुरंत तरीके से जो भी हत्यारे हैं उनको जेल भेजा जाए। आप लोग इंतजार क्यों करवा रहे हैं? ये जो अपराधी है सब सामने है कि भाई जिन लोगों ने गोली चलाया, 5-5 बुलेट शरीर में पाए गए हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? यह जानबूझ करके हत्या किया गया। और भारत भूषण तिवारी एक नेक दिल इंसान थे जो समाज के लिए साधारण घर का होकर के अपना विचार बड़ा रखते थे। वहाँ के लोग जब कह रहे हैं कि नहीं भाई ये सब कोई के लिए आवाज़ उठाते थे, सोचिए उनके हृदय में क्या मोल होगा भारत भूषण तिवारी के लिए। एक साधारण घर के लोगों के लिए जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वहाँ भारत भूषण तिवारी आवाज़ उठा रहे थे और उनकी आज हत्या कर दी गई है। ठीक है, सारे वर्दीधारी गलत नहीं होते, लेकिन आज वर्दीधारी को दागदार करने वाले चंद जो वर्दीधारी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और त्वरित एवज में कार्रवाई होना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों? हम बिहार के मुखिया से भी आग्रह कर रहे हैं कि इंतजार क्यों करवा रहे हैं? यहाँ दूसरा कोई रहता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, तो मतलब वर्दी वाले हैं तो उनका इंतजार करेंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए उस परिवार को और भारत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए कि जिन्होंने हत्या किया है जल्द से जल्द उनको कारागार में भेजा जाए और स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए। लोग अपराधियों की स्पीडी ट्रायल चलाते हैं, यहाँ वर्दीधारी की क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो भी अपराध की श्रेणी में। न्यायिक जांच तो चल ही रहा है। न्यायिक जांच में 6 महीने समय लगेंगे और न्यायिक जांच के भरोसे हम क्यों बैठे रहेंगे? हम सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, वो भी जांच हो। अभी तक तो अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो आप न्यायिक जांच की क्या बात कर रहे हैं? आज 10वां है। आप सोचिए कि 9 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। कई पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। आप लोग को ये भी पता नहीं कि वो किस एवज में सस्पेंड किए गए, जानकारी ले लीजिए। वो सस्पेंड हुए हैं जब पहला दिन वो लोग नहीं पकड़ पाए थे, जब हथियार था उस इंसान के हाथ में, भारत भूषण तिवारी के हाथ में, तो उस हथियार को रिकवर नहीं कर पाए, उनको पकड़ नहीं पाए, इसके वजह से उनको सस्पेंड किया गया, ना कि गोली चलाने की वजह से सस्पेंड किया गया। आप पता करेंगे उस रेंज की आईजी से, वो बताएंगे। कुछ नेता भद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, इन्हें कुत्ता बिलाई तक के कह दे रहे हैं भारत तिवारी। देखिए, इस बात बता देना चाहते हैं, जो कुत्ता बिलाई की संज्ञा दे रहे हैं उनके घर में भी मृत्यु हुआ है पुलिस के गोली से ही। जो संज्ञा जिनके बारे में हम नाम नहीं लेना चाहते, उनके घर में भी मृत्यु हुआ है पुलिस के गोली से ही। उस समय उनकी गोली शहीद करने के लिए हो जाती है कि हमारे पिता शहीद हो गए। अरे भाई, भारत भूषण तिवारी ने किसी का हत्या नहीं किया है, भारत भूषण तिवारी ने किसी का लूटा नहीं है। वो एक ईमानदार व्यक्ति था। हथियार उठाना अपराध था, तो अपराध करने के श्रम में आप जेल भेज सकते थे, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन 5-5 गोली मार करके उसको एकदम खत्म कर देना, ये कहाँ तक का इंसाफ? ये तो मतलब जघन्य अपराध है। एक तरफ आप सोचिए कि जहाँ आपको नक्सली को आप लोग सम्मान देते हैं, 30-30 लाख रुपया देकर के बुलाते हैं और सरेंडर करवाते हैं, बड़े बड़े हथियार 47 और 56 के साथ, इंसास के साथ वो लोग सरेंडर करते हैं, उनको पूरा सम्मान दिया जाता है, परिवार को सम्मान दिया जाता है। और हमारे बिहार के ही एक युवा जो समाज सेवी है, छोटा ही समाज सेवी है, जरूरी नहीं है कि विधायक मंत्री हो तो वही समाज सेवी होता है, छोटा समाज सेवी ही है, और वो आवाज उठाया, ठीक है, गलती क्या कि हथियार उठा लिया, हथियार के वजह में आप FIR करके 1 साल 2 साल के लिए जेल भेज दीजिए, लेकिन आप हत्या कैसे कर सकते हैं? यह गलत है और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो और हम लोग दिया प्रज्वलित करके उस दिया के प्रज्वलन से बिहार सरकार और भारत सरकार को दिखाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हो हल्ला करके ही न्याय की मांग करें।
अब जीतन राम मांझी इसलिए अच्छा कहेंगे क्योंकि जब उनके बेटे गलत करते हुए पाए जाते हैं उस समय इनकी बोली बंद हो जाती है। घर में पतो सास सब चीज, इनके दामाद जितने भी हैं सब कोई इनके आयोग में ही बैठे हुए हैं, विधायक ही बैठे हुए हैं। जीतन राम मांझी तो ये तो अपना राजनीति चमका रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ मीडिया में बोले कि टीआरपी में बने रहे। ये लोग का औचित्य यही है। और ये लोग कभी अपने ना समाज के हुए हैं ना किसी समाज के, ये लोग केवल अपने परिवार के हुए हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में बोलना ही बेकार है। ये तो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बन गए, ये नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी ने ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसको कोई ज्ञान नहीं था, वैसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ और खुद से कुछ बोल रहा है। हम लोग अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग शिष्टाचार में जीने वाले लोग हैं। जीतन राम मांझी को सोचना चाहिए कि उनके प्रवक्ता जो थे दानिश रिजवान, उनके ऊपर 16 FIR है, हथियार का FIR है, रेप का FIR है। काहे रखे हुए थे दानिश रिजवान? अपना प्रवक्ता बना करके, सलाहकार बना करके क्यों रखे हुए थे? उस समय ज्ञान चला गया था तेल लेने या चले गए थे आप खाने के लिए? उस समय ज्ञान आपका गायब हो गया था, इसलिए गलत बात है। आपको मांझी से कहेंगे कि इसी को सुधारिए। तो आपके घर में ही जो आपके दानिश रिजवान है वो क्या कर रहे हैं? आरती उतार रहे हैं, उनके ऊपर 17 FIR है। क्या चीज के लिए FIR है? अगरबत्ती दिखा रहे हैं समाज को, इसके लिए FIR है। पहले जांच उनका कर लीजिए कि आप अपने सलाहकार को कैसा रखे हुए हैं, अपने ऊपर टिप्पणी पहले कर लीजिए, तब किसी को बोलिएगा। और अगर उनको पता, वो बोले हैं कि 3 लाख का बंदूक था, आपको कैसे पता चल गया भाई? आपको कैसे पता चल गया? हम लोग को पता नहीं है, आपको पता है कि 2.5-3 लाख का हथियार होगा, प्रशासन को भी नहीं पता होगा कि 2.5-3 लाख का हथियार होगा, आपको बड़ा पता है। तो ये लोग केवल बोल करके अपना मतलब मार्केट में बने रहना चाहते हैं, कुछ से कुछ बोले और हम लोग जिंदा रहे। ये ओछी राजनीति है, ऐसी राजनीति का हम लोग निंदा करते हैं। बिहार में और भी राजनेता हैं, उन्होंने गलत भी कहा है जहाँ, और कुछ लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने कहा है, डीजे लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि नहीं कोई त्रुटि हुई है, त्रुटि तो हुआ है, सबको जानना है कि त्रुटि हुआ है। उस त्रुटि को सुधारने के लिए जो हकदार है उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, यह हम आग्रह करें। उनके भाई आरोप लगा रहे हैं कि एसपी हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए ऐसा बात तो सामने आया है, मीडिया में प्रकाशित हुआ है कि ऐसा 7 दिन बाद वहाँ के एसपी गए। ये भी गलत है, जब घटना हुआ था उसी समय जाना चाहिए था। 7 दिन बाद एसपी गए, क्यों गए था? वो भी अंधेरे में जाना चाहिए तो दिन में जाते भाई, सारे समाज से मिलते, और वो भी बहुत सारे फोर्स को लेकर के गए थे। वहीं पे एक डीएसपी अभी तबादले हुए नए डीएसपी आए हैं, वो अकेले कल गए थे, उस परिवार से मिले और सब चीज को समझा, संवेदनाओं को समझा। तो बताइए कि एसपी को 400 फोर्स लेके जाना पड़ता होगा, 200 फोर्स लेके जाना पड़ता होगा, और एक डीएसपी अकेला ही गाड़ी में चले जाते हैं। बड़े पदाधिकारी को इतना फोर्स का क्या एक्सीडेंट हो सकता है? उस परिवार से मिलने के लिए इतना फोर्स चाहिए होगा। तो ये सोचने वाला विषय है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ है, लीपापोती जारी है, लेकिन हम लोग न्यायिक जांच के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो न्यायिक जांच है उसको जल्द से जल्द त्वरित रफ्तार में किया जाए और सीबीआई जांच भी इसमें संलग्न किया जाए। रिशुश्री मामले को लेकर विपक्ष ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि इस कथित घोटाले में बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोग और कई विभागों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही सरकार की आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार और टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। रिशुश्री जैसे एक ठेकेदार को कई विभागों में टेंडर कैसे मिले, इसकी निष्पक्ष जांच हो। ईडी की जांच में जिन व्यक्ति, अधिकारियों और सत्ता संरक्षण की बात सामने आई है उस पर कार्रवाई हो। चार्जशीट में कथित बड़ी मछलियों को क्यों नहीं शामिल किया गया? निलंबित IAS अधिकारियों के नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है? पूरे घोटाले की राशि सार्वजनिक की जाए। टेंडर आवंटन में कमीशनखोरी और ई टेंडरिंग में कथित गड़बड़ियों की न्यायिक जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की भी जांच की जानी अति आवश्यक है। ये सारे सवाल और ये सारे आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में कथित अनियमितताएं हुई उनके मंत्रियों की जवाबदेही तय की जाए। SVU की चार्जशीट में केवल 7 मुख्य आरोपी ही क्यों हैं, इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है, कर्मचारियों के वेतन और विकास योजनाओं पर भी असर पड़ रहा है तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं हो रही है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से विस्तृत अधिकारी प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है। आइए सुने और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। एनडीए की दिवालिया राजनीति और दिवालिया नेतृत्व के कारण जो वित्तीय स्थिति जो है बिहार की वो बिगड़ चुकी है। घोटालों पर घोटाला हो रहा है, घटता राजस्व है, बढ़ता राजकोषीय घाटा है,
बिहार पर कर्ज बढ़ रहा है, भारी ब्याज अदायगी है, बेकाबू भ्रष्टाचार है तथा खोखली और अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज हमारा बिहार जो है कंगाल होने की स्थिति में जो है आ चुका है। और जो बचा कुचा इतना घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया। और यही नहीं, जो कुछ भी बचा कुचा जो बजट का हिस्सा है, भ्रष्ट अधिकारी बड़े नेताओं के संरक्षण में उसमें भी घोटाला करते हैं। सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों की बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझिए, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। हाँ, कोई नहीं, आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। आज जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई, कोई नैतिकता नहीं बची। अगर इतने घोटाले हुए तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे, ये चाहते हैं। इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है किसी पर जो है चार्जशीट नहीं करते। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषि श्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केस को रफा दफा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषि श्री ने मदद की?
बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी इसलिए बचाया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल है? यही ना हो सकता है। यदि इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी बचाया जा रहा है। जब तक सरकार इनकी रहेगी तब तक चलता रहेगा, अभी भी बचाया जाएगा। अरे भाई, आप सृजन घोटाला देखे, आप तो थे, आपने एस्टिमेट घोटाला भी देखा होगा, आपने सीएजी घोटाला भी देखा होगा, आपने टेंडर घोटाला भी देखा, सब चीज तो आपने देखा ही। ईडी के अनुसंधान में सीधे तौर पे अधिकारियों के नाम के साथ भैया दीदी का संबोधन भी है। आप देखिए ना, कोई वकील क्यों नहीं गया रजिस्ट्री के मामले में? चार्जशीट में कोई अधिकारी का नाम क्यों नहीं? सब छोटे लोग हैं, छोटी मछलियां। तो ये इसमें तो भाई आप लोग का सहयोग चाहिए ना। हम लोग तो टिके रहते हैं, आप ही लोग ना डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।